अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज ई, और इन सब चीजों को याद रखना थोड़ा सा आसान है क्योंकि धारा 2 क्लॉज ई में साक्ष्य शब्द की परिभाषा दी गई है। आपको पता है ई फॉर एविडेंस होता है, तो इसीलिए यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज ई की बात करें तो यहां साक्ष्य शब्द को आसानी से याद किया जा सकता है। जब आप साक्ष्य शब्द की परिभाषा को पढ़ेंगे धारा 2 क्लॉज ई में, तो इस परिभाषा में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के साक्ष्य की बात की गई है। ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, हियरसे एविडेंस। लेकिन प्रमुख रूप से जब आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि धारा 2 क्लॉज ई में जो साक्ष्य शब्द की परिभाषा दी गई, तो साक्ष्य शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, एक मौखिक साक्ष्य और दूसरा होता है दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इससे पहले अगर हम थोड़ा डिस्कस करें साक्ष्य शब्द को, तो साक्ष्य शब्द एविडेंस का हिंदी रूपांतरण है, और इस एविडेंस शब्द की अगर हम उत्पत्ति देखें तो इसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द एविडेयर से हुआ है। एविडेयर जिसका मतलब होता है स्पष्ट करना। तो यहां पर साक्ष्य शब्द का अगर हम प्रयोजन देखें तो आप देखेंगे कि न्यायालय के समक्ष जब भी कोई मामला, चाहे वह सिविल मामले हों या फिर वह आपराधिक मामले हों, न्यायालय का मुख्य काम होता है निर्णय देना। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि न्यायालय निर्णय कैसे देगा, क्योंकि न्यायालय को तो कुछ पता है नहीं। न्यायालय के समक्ष जब भी कोई वाद या कोई आपराधिक कार्यवाही चलाई जाती है, तो इस स्थिति में न्यायालय साक्ष्य के माध्यम से, चूंकि मामले को निष्कर्ष तक किस प्रकार से पहुंचा जाए, तो जब भी कोई मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो वहां पर न्यायालय, आप देखेंगे कि मामले के निर्णय तक पहुंचने के लिए, उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक ऐसे टूल की हेल्प लेता है, और यह टूल ही यहां पर साक्ष्य की तरह होता है। क्योंकि निर्णय, जब आप पढ़ेंगे धारा 168 में, 168 का जब आप द्वितीय पैरा पढ़ोगे तो वहां पर क्लियर लिख रहा है कि निर्णय सुसंगत तथ्यों पर आधारित होगा, सुसंगत तथ्यों में से भी उन्हीं तथ्यों पर जिन्हें सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है। तो तथ्य को आपको साबित जब भी करना होता है तो साक्ष्य के माध्यम से साबित करना होता है। तो इस वजह से विधायिका ने सोचा कि क्यों ना साक्ष्य शब्द की परिभाषा दी जाए, और साक्ष्य शब्द की अगर परिभाषा दे दी जाएगी तो फिर न्यायालय को भी अपना निर्णय देने में कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो यह सहायक की भूमिका जरूर रहेगी। अब यहां पे साक्ष्य शब्द को हम 2 पार्ट में देखते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि मौखिक साक्ष्य होता है, तो दूसरी तरफ दस्तावेजी साक्ष्य होता है। मुख्य रूप से जब आप मौखिक साक्ष्य की परिभाषा पढ़ेंगे तो यहां पे कहता है कि वे सभी कथन जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं। पहले आप देखेंगे कि यह शब्द यूज नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन, तो यह एक बड़ा बदलाव है मौखिक साक्ष्य के तौर पर। यहां जब परिभाषा आप देखेंगे साक्ष्य शब्द की, तो कहता है वे सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित है, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा किया जाता है, और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कहता है वे सभी कथन जो साक्षियों के द्वारा न्यायालय के समक्ष, साक्षियों के द्वारा न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से जो कथन किए जाते हैं, ये सारे के सारे कथन
मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। और यह भी ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में, मतलब अब कोई जो साक्षी है अगर वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई कथन करना चाहता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर कोई साक्षी अपना साक्ष्य देना चाहता है, तो इस स्थिति में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ऐसे साक्षी के द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है और वहां पर वह साक्ष्य मौखिक साक्ष्य की ही श्रेणी में फॉल करेगा। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे पहले और अब में अंतर, तो पहले भी साक्ष्य शब्द की परिभाषा दी गई थी, लेकिन उस समय तक साक्ष्य की जो परिभाषा थी थोड़ा सा आप देखेंगे कंजर्वेटिव था, थोड़ा सा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं संकुचित परिभाषा दी गई थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि अगर कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से कोई कथन करता है तो इस स्थिति में उसके इस कथन को मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में रखा जाएगा। वर्तमान में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी कोई साक्षी अगर कथन करना चाहे न्यायालय के समक्ष, तो उस स्थिति में ऐसे कथन को भी मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरी तरफ जब आप दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा देखेंगे तो यहां पे दस्तावेजी साक्ष्य शब्द में कहता है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है, ऐसी दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। तो यहां पे दस्तावेजी साक्ष्य में मुख्य रूप से आपको क्या देखना है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेजें, पेश की गई दस्तावेजें। तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेजें, जितनी भी न्यायालय के निरीक्षण के लिए दस्तावेज पेश की जाती है, जैसे मान लीजिए कि अगर यह एक पेज है, मान लो कि यह अगर एक सेल डीड एग्जीक्यूट किया गया हो, ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हो और इस कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग हुई है और कल होकर के अगर ए और बी के बीच किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है, तो अपने आप में जब इस डॉक्यूमेंट को, जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर है ए और बी के बीच, इस डॉक्यूमेंट को जैसे ही न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तो इस स्थिति में यह अपने आप में दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेणी में आएगा। तो केवल दस्तावेजें ही नहीं, और यही वजह है कि दस्तावेज शब्द को डिफाइन किया गया, बल्कि कहता है कि इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल होगा। और सबसे अच्छी चीज यहां पर अगर देखा जाए तो डिजिटल रिकॉर्ड को भी यहां पर आप देखेंगे कि दस्तावेजी साक्ष्य शब्द की श्रेणी में रख दिया गया। पहले जब आप देखेंगे पुराने वाले में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में, तो पुराने वाले में नो डाउट 2000 में संशोधन करके दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को रखा गया था, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड के तौर पर आप देखेंगे जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को बनाया गया, तो यहां पर डिजिटल रिकॉर्ड को भी, डिजिटल अभिलेख को भी दस्तावेजी साक्ष्य शब्द की श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ साथ डिजिटल अभिलेख भी दस्तावेजी साक्ष्य शब्द की श्रेणी में आएंगे। जितना भी ईमेल है या जो भी आप मैसेज के थ्रू अगर कोई कन्वर्सेशन होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर मान लीजिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी चीजें तैयार की जाती है, वह सारी के सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद होता है, वह भी दस्तावेजी साक्ष्य शब्द की श्रेणी में आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आजकल तो हर शॉप पे भी जब आप कोई सामान खरीदते हो तो कस्टमर के पास एक स्कैनर दिया गया होता है और आप मोबाइल से उस स्कैनर के थ्रू आप स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं। वहां पे आप देखेंगे कई बार डिजिटल फॉर्म में, जैसे बाइनरी सिस्टम पर आधारित होती है, तो उस फॉर्म में आपको लिखा मिलता है। तो ये सारे के सारे डिजिटल
जो भी रिकॉर्ड है यह भी दस्तावेजी साक्ष्य शब्द के अंतर्गत फॉल करेगा। तो यहां पे जब हम साक्ष्य शब्द को देखते हैं तो साक्ष्य को मुख्य रूप से दो ही भागों में यहां पे बताया गया है, एक मौखिक साक्ष्य और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य। लेकिन कहीं कहीं आप पढ़ते हैं हियर्स एविडेंस के बारे में भी, कहीं कहीं आप पढ़ते हैं डायरेक्ट एविडेंस या फिर इनडायरेक्ट एविडेंस। कई बार आप सुनते होंगे कि आई विटनेस, चांस विटनेस। तो एक्चुअल में इसी मौखिक साक्ष्य को अगर आप देखें तो इसी मौखिक साक्ष्य को आप आगे दो भागों में बांट सकते हो। मौखिक साक्ष्य जब आप देखेंगे तो नियम यह है कि सामान्य तौर पर समस्त अवस्थाओं में ही प्रत्यक्ष ही होगा। तो इसका मतलब कि मौखिक साक्ष्य दो प्रकार का हो सकता है, एक प्रत्यक्ष साक्ष्य के तौर पर और दूसरा हो सकता है अप्रत्यक्ष साक्ष्य के तौर पर। अप्रत्यक्ष साक्ष्य को हम लोग अनुश्रुत साक्ष्य भी कहते हैं। जहां तक कि प्रत्यक्ष साक्ष्य का सवाल है तो आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष साक्ष्य सामान्य तौर पर उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया साक्ष्य होता है जिसने उस घटना को घटित होते हुए स्वयं देखा है, या फिर जिसने उस घटना को घटित होते हुए सुना है। तो जिस व्यक्ति ने देखा है या जिस व्यक्ति ने सुना है, वे सारे के सारे अगर देखा जाए तो साक्ष्य यहां पर क्या होगा, प्रत्यक्ष ही होगा। इसका साफ स्पष्ट है कि जब भी कोई मौखिक साक्ष्य दिया जाता है तो केवल उसी व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य दिया जाएगा जिसने उस घटना को घटित होते हुए या तो देखा है या तो सुना है। दूसरी तरफ अगर हम अनुश्रुत साक्ष्य को देखें तो अनुश्रुत साक्ष्य में उस साक्षी के द्वारा किया गया कथन जिसने उस घटना को घटित होते हुए देखा नहीं है या उसने सुना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य नियम यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य को अपवर्जित कर दिया जाए। हालांकि कुछ उसके अपवाद भी हैं, जैसे रेस जस्टे भी है, डाइंग डिक्लेरेशन भी है। वो जब हम वहां पढ़ेंगे हियर्स एविडेंस को तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से इन दो चीजों को देखनी है, एक कि मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में प्रत्यक्ष ही होगा, और दूसरा जो है कि किसी भी प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पर मौखिक साक्ष्य अलाउ नहीं किया गया है सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत। तो इसीलिए कहीं कहीं आप प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य भी पढ़ते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में आप पढ़ते हैं। इसी दस्तावेजी साक्ष्य को आप दो भागों में बांट सकते हो, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य के बारे में। प्राइमरी एविडेंस, जब आप प्राइमरी एविडेंस पढ़ते हैं तो सिंपल जब आप देखेंगे प्राइमरी एविडेंस को समझने के लिए अगर आप देखें तो प्राइमरी एविडेंस सामान्य तौर पर होता है कि अगर कोई दस्तावेज मूल रूप में न्यायालय के समक्ष अगर प्रस्तुत किया जाए तो उस स्थिति में उस दस्तावेज को हम प्राइमरी एविडेंस के अंतर्गत रखते हैं, प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर कोई दस्तावेज जो मूल रूप में है, कोई दस्तावेज मूल रूप में है, तो मूल रूप में जो भी दस्तावेज होता है उस दस्तावेज को हम प्राइमरी एविडेंस के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी तरफ जहां तक कि सेकेंडरी एविडेंस का सवाल है, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास जो मूल दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एलएलबी की जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, वह इस बात का प्रमाण है कि आपने एलएलबी की डिग्री ली है, आपने एलएलबी की है, तो वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस के अंतर्गत फॉल करेगा। लेकिन जैसे ही आप उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराते हैं तो उस स्थिति में उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कहीं ना कहीं सेकेंडरी एविडेंस की श्रेणी में आएगा।